अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर फिजिक्स से बिलोंग करता है। एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ सकते हैं, और अगर आप वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो आपके एमडी कैट और ई कैट के हवाले से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के जो ट्रिक्स हैं, यानी जो कंसेप्ट हैं, शॉर्टकट हैं, वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। और हमारे जो टॉपिक की पहली जो हेडिंग है, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम हेडिंग लिख रहे हैं दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करते हैं। असल में ये क्या है पढ़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी? ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है हम पता लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं या एनालिसिस करते हैं दो चीजों के बारे में। नंबर 1 वेवलेंथ के बारे में, और नंबर 2 इंटेंसिटी के बारे में। और वो दोनों प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में एनालिसिस करना हो या उनकी इंटेंसिटी के बारे में एनालिसिस करना हो, तो हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको मिलेंगी कैसे, ये कैसे जनरेट होती हैं। तो जब कोई भी एटम एनर्जी वेव्स की सूरत में ऑब्जर्व करेगा तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव कहलाएगी, या वो एनर्जी को इमिट करेगा एक्साइटेड होने के बाद तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनेगी। तो इन इमिट की फॉर्म में या ऑब्जर्व की फॉर्म में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है 20.1 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रा होते कितनी तरह के हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं स्पेक्ट्रा। यानी स्पेक्ट्रा की जो टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, उनके नाम है, वो भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तीनों के अलग अलग नाम है। एक हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस। एक हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रा, और एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं लाइन या डिस्क्रीट। तो ये 3 तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रा है। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव द 3 नेम्स ऑफ स्पेक्ट्रा और हाउ मेनी टाइप्स, ये भी एक आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फिर आगे इनकी एग्जांपल है बड़ी, यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। जो तो रेडिएशन निकलती है ना ब्लैक बॉडी से, किससे बोला? ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में आती हैं। और जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो एटम या सब्सटेंस होते हैं उनसे निकलता है बैंड। और जो एटम्स होते हैं ना सिंगल, उनसे जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज नोन एज लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो ये भी आपके लिए एक एमसीक्यूज है कि स्पेक्ट्रम खुद हम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम असल में अरेंजमेंट ऑफ कलर है पढ़ी। ये इसका एक मीनिंग है, अरेंजमेंट ऑफ कलर, यानी रंगों की अरेंजमेंट। अब रंगों में उसके अंदर डार्क और ब्राइट लाइन भी हो सकती हैं। इसके अलावा
एक खास किस्म का ऑर्डर हो सकता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे टॉपिक की जो हेडिंग है थी वो हमारे पास थी इसके बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो हम सबसे पहले सवाल उठाते हैं या हम सवाल डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। अभी हमने जिक्र किया कि स्पेक्ट्रम असल में अरेंजमेंट यानी तरतीब है, ऑर्डर है किसका, रंगों का। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जो हिस्ट्री है या हम बात करते हैं ये होता क्या है। आप देखें कि कोई भी एटम जब एक्साइटेड होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से किस में पहुंच जाते हैं, हाई स्टेट में। फिर हाई स्टेट से जब वो लोअर में जंप करेंगे तो वो एक फोटॉन खारिज करेंगे। वो क्या खारिज करेंगे, फोटॉन। और फोटॉन असल में एनर्जी के पैकेट होते हैं। क्या होते हैं जी, एनर्जी के पैकेट्स। यानी जब हाई स्टेट से लो स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो क्या खारिज करेगा, फोटॉन। और फोटॉन किसकी एनर्जी जो है वो बराबर होती है E इज इक्वल टू एच एफ। यानी फोटॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई फ्रीक्वेंसी के, तो उससे एक फोटॉन खारिज होगा। फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट है, दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे एक चमक पैदा होगी, एक लाइट बनेगी। एक क्या बनेगी, लाइट बनेगी। अब ये जो लाइट इमिट हुई इसके पास अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अब हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहां से आपके पास f आ जाएगा c ओवर लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन थी अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखें तो f की जगह पे क्या आ जाएगा, c ओवर लैम्डा। तो यहां से दो रिलेशन आपको मिले। नंबर वन के एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बला, वेवलेंथ के। अब दोबारा से हम कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। जब हाई स्टेट से लो स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एक फोटॉन इमिट करेगा, और फोटॉन असल में एक लाइट होती है, एनर्जी। लाइट भी तो एक एनर्जी है ना। तो वो जो लाइट होगी उसका एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी होगी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, और एक खास किस्म का कलर होगा। यानी फ्रीक्वेंसी का आप रिलेशन बना सकते हैं किसके साथ, कलर के साथ। अब वो जो लाइट है उसको फिर हमने टेक्निक यूज करनी है, यानी हमने उसको डिस्पर्स करवाना है। डिस्पर्स मतलब फैलाना है या स्प्रेड करवाना है, डिस्पर्शन जिसको हम कहते हैं। उसमें हम यूज कर सकते हैं प्रिज्म, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेटिंग। प्रिज्म और ग्रेटिंग इस्तेमाल करते हुए वो जो लाइन है, वो जो लाइट थी, वो जो चमक थी, वो अपने कलर में हो जाएगी, बट जाएगी, स्प्लिट अप हो जाएगी। तो उससे हमें इस तरह की एक अरेंजमेंट सी मिलेगी जिसके अंदर ऊपर लाइंस होंगी, जिसके ऊपर क्या होंगी, लाइंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और ये किसका बनता है, एटम्स का बनता है। ठीक हो गया जी, कि ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब देखें, हर एक एटम, हर एक एटम का जो स्पेक्ट्रा है दूसरे से चेंज होता है। हर एक एटम से निकलने वाली जो लाइट्स हैं वो दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट। तो इस टेक्निक की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। यानी हर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसकी बेस के ऊपर हमने उस एलिमेंट्स को क्या किया, सेपरेट। सेपरेट कैसे समझ सकते हैं कि हर एक एटम जो है उसका बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो दूसरे के साथ मैच नहीं करता, और उससे निकलने वाली जो लाइट है दूसरे एटम के साथ मैच भी नहीं करती। ये हमारा एक और कंसेप्ट तैयार हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने सवाल उठाया कि ये व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो हमने ये सीख लिया कि असल में इलेक्ट्रॉन जब हाई स्टेट से लो स्टेट में जंप मारेगा तो एक फोटॉन इमिट करेगा, और उस फोटॉन की एक लाइट होगी। उस लाइट को जब हम प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजारेंगे तो एक लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट, लफ्ज डिस्क्रीट बार बार आ रहा है, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेटली, अलग अलग। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। अब ये स्पेक्ट्रम बना कैसे, अब इसकी हम प्रॉपर एक देखते हैं। हमारे पास जो गैस होनी चाहिए, मतलब अगर हम बात करें ना गैसेस की, तो गैस को हमने रखना है लो प्रेशर के ऊपर।
किसके ऊपर रखना है? लो प्रेशर के ऊपर। जब हम गैस को लो प्रेशर के ऊपर रखेंगे तो उसमें से जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, यानी बैटरी हमने इन्वॉल्व की, पोटेंशियल अप्लाई किया मतलब बैटरी इन्वॉल्व कर दी, तो वो उस गैस ने हो जाना है आयोनाइज्ड। आयोनाइज का मतलब है कि उसके अंदर चमक पैदा होगी, तो वो आयोनाइज्ड होने के बाद फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा, तो उसमें एक लाइट सी बन जाएगी। फिर उस लाइट के स्पेक्ट्रम को हमने डिस्कस करना है। तो ये होगा कैसे? अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बेसिकली एक एटम है और उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब इस न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मदार, और इन ऑर्बिट्स के अंदर कौन मूव करता है या रिवॉल्व करता है? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब असल में ये ऑर्बिट्स जो हैं ये एनर्जी की स्टेट्स हैं, बड़ी एनर्जी की क्या है? स्टेट्स। अब इन एनर्जी की स्टेट्स की वजह से इनको हमने नाम देते हैं 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर रिवॉल्व करता है। तो जब हाई स्टेट से लो एनर्जी में, देखें सबसे पहले जब आप इस गैस को लो प्रेशर के ऊपर आयोनाइज करेंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से इसके अंदर चमक सी बन जाएगी, और वो चमक आपको कौन सा स्पेक्ट्रा देगी? डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। एक तो ये बात होगी। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि इस तरह के जो स्पेक्ट्रम है उससे हमें क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक तस्वीर से समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस था, ये उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर, ये पहला एनर्जी लेवल, इसके ऊपर ये दूसरा, ये इसके ऊपर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब 5 डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब भी हाई स्टेट से लो में आएगा तो फोटोन इमिट करेगा। तो फोटोन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, इसमें से जो निकलने वाली लाइंस थी उनकी अपनी एक खास किस्म की रेगुलर या रेगुलरिटीज हम उनको नाम देते हैं। एक स्पेक्ट्रल सीरीज निकलती हैं। क्या निकलती हैं जी? स्पेक्ट्रल सीरीज। और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली जो जोहान जैकब यानी जे बाल्मर ने 1885, ये एक एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है, कि एक पहली सीरीज निकाली थी और उसका नाम उसने रखा था बाल्मर सीरीज। क्या नाम रखा था जी? बाल्मर। अब उसका एक फार्मूला था वेवलेंथ निकालने का, 1/λ विच इज इक्वल टू RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपके सामने एक स्टेप लिखा है, अब यहाँ पे RH क्या है? RH एक रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है, यानी RH इज इक्वल टू 1.097 10 की पावर 7 और पर मीटर, यानी ये वेवलेंथ का क्या है? उलट। तो अगर ये वेवलेंथ का उलट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? L इनवर्स 1। ये आपके पास क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। ये आपके पास क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। अब इस पहली सीरीज को अगर हम बार्मर सीरीज का नाम देते हैं तो इसका ये मतलब है कि इसका जो स्टेट है वो 2 तक फिक्स है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर सकते हैं वो हम कह रहे हैं कि 2 से नीचे नहीं आएगा। अब इसमें कुछ रीजन है जिसमें हम आपको बतौर एमसीक्यूज बताना चाह रहे हैं कि बाल्मर वाली जो सीरीज है, पहला रीजन क्या कहलाता है? विजिबल। क्या कहलाता है? विजिबल। फिर दूसरा कहलाता है जी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, और तीसरा कहलाता है जी इंफ्रारेड। अब ये जो मुख्तलिफ किस्म की सीरीज लाइन निकली हैं, विजिबल रीजन में जो लाई करती है ये एमसीक्यूज हैं, बाल्मर सीरीज विजिबल में होती है, और जो लेमैन सीरीज होती है वो हमारे पास होती है अल्ट्रा वायलेट में, और जो इंफ्रारेड होती हैं उसमें 3 तरह की हैं बड़ी, पास्चन्स, ब्रैकेट, और तीसरी होती है उसके अंदर पफन। तो ये आपके लिए एक एमसीक्यूज है कि विजिबल में कौन सी है? बाल्मर, अल्ट्रावायलेट में लेमैन, और 3 तरह की होती हैं जो इंफ्रारेड, जो रोशनी नजर नहीं आती, विजिबल सनलाइट जो नजर आती है, अल्ट्रावायलेट जो एक्सरेज टाइप की हैं इसमें लेमैन, और इंफ्रारेड जो नजर नहीं आती।
स्टूडेंट्स, अब हमने जो मुख्तलिफ किस्म की सीरीज़ पढ़ी हैं उनके बारे में हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने आगाज़ करना है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं विजिबल रीजन की। तो विजिबल रीजन के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है पढ़ी बाल्मर सीरीज़। और बाल्मर को किसने डिफरेंट फाइंड आउट किया था या डिस्कवर किया था? जे बाल्मर ने, जॉन जैकब, और 1885 ये एमसीक्यूज है। अब वो सवाल या एमसीक्यूज पूछ सकता है कि इसकी वेवलेंथ का फार्मूला क्या है। तो RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट करेंगे 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास जो सीरीज है पड़ी उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज, जो आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और उस सीरीज का नाम है लेमन। अब इसकी फार्मूला भी एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद तीन तरह की हमारे पास कैटेगरीज हैं, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम से रेगुलेटरीज निकलती हैं, ये स्पेक्ट्रल सीरीज। उसमें एक हमारे पास है जी पश्चन। ये जो सारा पश्चन है, ये इसका जो रीजन है बड़ा, वो है इंफ्रा रेड रीजन। अब नंबर 1 कैटेगरी इसके अंदर आती है पश्चन्स। फिर इसके अंदर इसका अगर हम फार्मूला डिस्कस करें तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पुट होगी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फिर इसके अंदर जो सीरीज आ रही है उसको हम कहते हैं जी इंफ्रारेड के अंदर ब्रैकेट सीरीज, और इसकी वेवलेंथ का जो फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n। यहाँ पे बल्कि हम 3 के बाद यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। यहाँ पे जो n की वैल्यू पुट होगी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद एक सीरीज है, वो है पफन सीरीज, और उसकी वेवलेंथ का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स है RH इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और n की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब ये इनके हमने जो वेवलेंथ के फार्मूलाज लिख लिए हैं। अब ये 2 का और 3 का और इसका क्या मीनिंग है क्या? हमने एक स्टेट बनाई थी कि अगर ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 6। अगर हम बाल्मर की बात करें तो इसका जो आखिरी पॉइंट है वो ये है पड़ा 2, यानी इसमें 3 से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा 3 एनर्जी लेवल से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 2 से नीचे नहीं जा सकता। आखिरी पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया जी? 2। अगर हम बात करें लेमन की तो इसका आखिरी पॉइंट यहाँ पे क्या है? 1। तो 2 से 1 में आ सकता है फॉर लेमन, 3 से 1 में आ सकता है, 4 में 1 में आ सकता है, 5 में। अगर हम बात करें ना पफन सीरीज की तो उसका 5 है, यानी आखिरी नुक्ता क्या है? 5। 6 से इलेक्ट्रॉन 6 एनर्जी लेवल से फॉल करेगा 5 में। फिर अगर यहाँ पे होता है ना 7, तो 7 से फॉल करता 5 में। तो ये इनका मीनिंग है। अब इनकी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एमडी कैट के हवाले से है, कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट, सबसे हम बात करते हैं कि जी अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो बाल्मर सीरीज की अगर आपको निकालनी हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो अजीज तलबा, लॉन्गेस्ट पहले आपने एक बात समझी कि फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। अगर वेवलेंथ हमें मैक्सिमम चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी है क्या?
जो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है पड़ा, वो आपके पास ई के बराबर होगा, यानी डेल्टा ई, और वो किसके बराबर होगा, एच एफ के। यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है पड़ा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बाल्मर की, तो 2 इसका फिक्स्ड पॉइंट है, यानी हमने 3 से जाना है 2 में, 4 से जाना है 2 में। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इस बॉक्स के अंदर, देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं 2 से, यानी 3 से 2 में, तो डिफरेंस 1 आएगा, यानी एक फ्रीक्वेंसी। अगर हम 4 से बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पे 2 डिफरेंस आएगा। हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट में फ्रीक्वेंसी कम रखनी है। तो इसका मतलब है जो शुरू वाला डिफरेंस है, यानी जो फाइनल पॉइंट हमने फिक्स किया हुआ है फॉर बाल्मर के लिए 2, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा 3, इन दोनों का जो गैप है वो 1 के बराबर है। तो फिर इसका फार्मूला जो लॉन्गेस्ट का बनेगा वेवलेंथ का 1 ओवर लैम्डा आर एच 1 ओवर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, 2 के फौरन बाद वाला 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आर एच ये बन जाएगा 1 ओवर 4, ये बनेगा 1 ओवर 9। एलसीएम अगर इसका हम ढूंढे तो यहाँ पे 36 आ गया, 4 9 आएगा, यहाँ पे 9 4 आएगा। अब यहाँ से निकलेगा 1 ओवर लैम्डा, और ये बनेगा आर एच इज इक्वल टू 5 ओवर 36, 5 ओवर 36। अगर आप इसको रिवर्स करें तो यहाँ पे मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो 36 है ऊपर चला जाएगा, 5 क्या आ जाएगा नीचे, और आर एच भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वेवलेंथ का फार्मूला हो गया फॉर लॉन्गेस्ट। इसी तरह अगर आप इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का निकालें, क्या निकालें, शॉर्टेस्ट का, तो देखें हमने वही कंसेप्ट यूज करना है। शॉर्टेस्ट के लिए अगर वेवलेंथ कम रखनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, ज्यादा। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तब मिलेगी जब उनका एनर्जी लेवल का डिफरेंस भी ज्यादा होगा। अब आखिरी नुक्ते से जो पॉइंट फिक्स किया उस तक का डिफरेंस हमने देखना है। अगर हम बात करें इन्फिनिटी से वो जो बाल्मर का 2, तो इसमें तो लातदाद गैप आ सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, और लैम्डा क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो हमने जब शॉर्टेस्ट की बात करनी है तो 1 ओवर लैम्डा आर एच 1 ओवर 2 का स्क्वायर, और इस n की जगह अब हमने पुट करना है इन्फिनिटी फॉर शॉर्टेस्ट के लिए। अब देखिए इन्फिनिटी किसी चीज के ओवर में आएगा तो इन्फिनिटी होता है 1 ओवर 0, और 1 ओवर 0 जो है वो 0 ऊपर जाके 0 ओवर 1 तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा फैक्टर। तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 4, और लैम्डा निकालोगे तो 4 ओवर रेड बार कांस्टेंट। ये आपके पास जवाब आ जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। ये तो हमने निकाला ना बाल्मर के लिए। अब डे स्टूडेंट्स, आप आपकी मुख्तलिफ आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पफन सीरीज। कोई भी मैं कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए पफन सीरीज की अगर बात करेगा तो रेडबर्ग की कांस्टेंट की आपने वैल्यू निकालनी है। अब मैंने लिखा है लफ्ज शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट के लिए आपको पता है क्या करना है, हमेशा एन की वैल्यू क्या लिखनी है, इन्फिनिटी, क्योंकि एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का गैप है वो ज्यादा बनेगा, नम फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम समझी जाएगी। और अगर आपने लॉन्गेस्ट की बात करनी है तो लॉन्गेस्ट के लिए जो पॉइंट जिस सीरीज का फिक्स्ड है, जैसा कि पफन के लिए 5 फिक्स है, ब्रैकेट के लिए 4, पर्सन के लिए 3, लेमन के लिए 1, और बाल्मर के लिए 2, इससे ऊपर वाला जो नेक्स्ट नंबर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट, अगर हम मैं कहता हूँ पफन की निकालनी है तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। अब पफन के लिए फिक्स पॉइंट है 1 ओवर 5 का स्क्वायर, और शॉर्टेस्ट के लिए एन की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी होता है 1 ओवर 0, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, फैक्टर खत्म हो जाएगा। आर एच इज इक्वल टू 1 ओवर 25, और ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 25 ओवर आर एच। तो ये आपने शॉर्टेस्ट भी निकाल ली। अब ये आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कितनी सीरीज इंफ्रारेड में आती हैं, तो 3 स्पेक्ट्रल सीरीज किस में लाई कर रही हैं, इंफ्रारेड रीजन में। अच्छा, विजिबल में कितनी है, 1, विजिबल में कितनी है जी, 1,
अच्छा, विजिबल में वन है। विजिबल कौन सी लाइट होती है? सनलाइट, जो रोशनी हमें नजर आती है। तो जिसमें इस सीरीज का नाम क्या है जी? बाल्मर। इसके अलावा जो इंफ्रारेड रीजन में है उनके तीन नाम आपको मैंने बताए थे, पसन, ब्रैकेट और पफन। इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट में एक ही लाई करती है और उसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट में एक लाई करती है जिसका नाम होता है जी लेमैन सीरीज। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।